हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर पोटेंशियल बैरियर बोल सकते हो ऑफ सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट. इट इज ऑपरेटेड एट दिस पॉइंट बाय कनेक्टिंग द डायोड इन सीरीज विद बैटरी ऑफ V वोल्ट एंड रजिस्टर 1000 ओम. फाइंड द वैल्यू ऑफ V व्हेन द करंट ड्रॉन इज 15 मिली एम्पियर. तो देखो, एक हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, उसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 1000 ओम है. अब बताओ, ये अगर करंट कंडक्ट कर रहा है पीएन जंक्शन डायोड, तो ये पक्का है कि वो फॉरवर्ड बायसेस में ही कनेक्ट होगा बैटरी के साथ, है ना. इसीलिए यहाँ पे हम इस तरह से बैटरी लगाएंगे कि वो फॉरवर्ड बायसेस में हो. फॉरवर्ड बायसेस में होने के लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए. तो कनेक्ट कर दिया, ये V लिख रहा है, ठीक है, और ये फॉरवर्ड बायसिंग वाली बैटरी हो गई, ठीक है. अब इसमें इसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट दे रखा है. इसका क्या मीनिंग है ये समझना है. तो जानते जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो जंक्शन पर मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड्स आने से, फ्लो करने से रोकता है. जैसे ये अगर हम एक पीएन जंक्शन डायोड बनाएं ऐसे और फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी बनाएं, तो इसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये नेगेटिव इम्प्योरिटी आयंस होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में पॉजिटिव होते हैं. डोनर इम्प्योरिटी पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना. और ये इसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है ऐसे. और इसमें जो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं, और इसमें मेजर चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, वो इस मेजर चार्ज कैरियर होल को जंक्शन की तरफ फ्लो करने से रोकता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों को जंक्शन के टूवर्ड्स आने से रोकता है. ये पोटेंशियल बैरियर रोकता है. और जो फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी होती है, अगर हम इस बैटरी को यहाँ लगाएं ऐसे, है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसको पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, तो ये इधर धक्का देगा. और देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो ये पॉजिटिव इसकी वजह से रिपल्सन इस पर इधर लगेगा. तो देखो, ये चाहता है कि ये इधर चले, और ये पोटेंशियल बैरियर चाहता है कि ये होल इधर चले. ऐसे सिमिलरली एन. तो जो फॉरवर्ड बायसिंग वाली जो बैटरी है वो मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड्स फ्लो कराना चाहती है, जबकि जो पोटेंशियल बैरियर है इंटरनल इसका, वो मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन के टूवर्ड्स फ्लो करने से रोकता है. दैट मीन्स ये बैटरी और ये पोटेंशियल बैरियर एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है. ये बात समझ में आनी चाहिए पहले, फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो. तो आप यहाँ पे इस पोटेंशियल बैरियर को पीएन जंक्शन डायोड दे रखा है, उसको ऐसे बैटरी कनेक्ट कर सकते हो आप. यहाँ R इक्वल टू 1000 वोल्ट ओम, और यहाँ एक बैटरी लग रही है, ये रही V वोल्ट की. अब देखो, ये बैटरी जो है फॉरवर्ड बायसिंग वाली, ये करंट इधर करंट ड्रॉ करना चाहती है क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज. तो एक दूसरे के ये कैसी हैं, अगेंस्ट हैं. पोटेंशियल बैरियर और फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज जो होता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट होता है. तो ये करंट कंडक्ट इधर करना चाहता है और ये इधर, तो एक दूसरे के अगेंस्ट लगे हुए हैं दोनों के दोनों. बस इतना ही कंसेप्ट है और खेल खत्म. ये आया आपकी, ये 15 मिली एम्पियर करंट है. अब ये वाला वोल्टेज इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट है और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है. अब इस जगह पे खड़े हो जाओ, यहाँ से किरचॉफ्स लॉ लगा दो. तो जैसे ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखा मैंने VA. अब यहाँ से जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल. तो यहाँ से यहाँ आने पर पोटेंशियल घट रहा है, तो कितना घट गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से 0.7 वोल्ट कम होगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल. तो 0.7 वोल्ट हो गया. ये जो आ गया वो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया. जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो ये प्लस है और ये माइनस है. तो यहाँ आएंगे तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि हाई से लो चल रहे हैं. ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है. करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है. फिर घट रहा है, इसीलिए फिर माइनस लगाएंगे. और कितना ड्रॉप हो रहा है इस रजिस्टर के अक्रॉस, 1000 इंटू I इंटू R लिखा है ये, ठीक है. फिर यहाँ आ गई. अब इसमें करंट की डायरेक्शन से मत देखना, टर्मिनल से चेक करते हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ये जो पोटेंशियल हो गया पूरा इस पॉइंट का हो गया, है ना. फिर जब यहाँ से हम यहाँ आए तो फिर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. देखो,
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे कितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा था तो v ज़्यादा होगा तो प्लस v जोड़ दो, क्योंकि लो से हाई चल रहे हैं। अब देखो फिर वापस हम ए पॉइंट पे ही वापस आ गए, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये वी ए, तो वी ए से वी ए कैंसिल हो गया, है ना। आप इस साइड में जीरो लिखते हो, यहाँ जीरो, तो ऐसे वी ए से वी ए नहीं लिखते हो, जीरो लिख देते हो किरचॉफ्स लॉ में, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को उस साइड में ले आओ तो वी की वैल्यू निकल आएगी 0.7 प्लस 1000 आई की वैल्यू पुट कर दो 0.7 प्लस 1000। अब आई मिली एम्पियर में है, हमें 15 मिली एम्पियर दे रखा है, तो 15 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, तो 15 इंटू 10 की पावर -3। अब इससे ये कट गया, ये 10 पावर +3 हो गया, ये -3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15.7 वोल्ट आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 15.7 वोल्ट। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द एंगुलर विड्थ of one fringe formed on the screen is 0.2 degree. The wavelength of light used in the experiment is 500 nanometer. Calculate the separation of two slits. देखो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायग्राम समझाने के लिए ना रहा हूँ, बस जरूरत नहीं है डायग्राम की वजह से। ये तो स्क्रीन हो गई और ये दो स्लिट्स हो गई हैं S1 S2, और इनके बीच की सेपरेशन ही हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। और हमें जो वेवलेंथ यूज़ कर रहा है लाइट, उसकी वेवलेंथ रखी है 500 नैनोमीटर। देखो एंगुलर विड्थ भी दे रखी है हमें। अब एंगुलर एक होती है लीनियर विड्थ और एक होती है एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ थीटा से डिपेंड करते हैं, और एक होती है लीनियर फ्रिंज विड्थ केवल, या आप उसे फ्रिंज विड्थ भी बोल सकते हो, फ्रिंज विड्थ बीटा से डिपेंड करते हैं। इसका फॉर्मूला था लैम्डा डी अपॉन डी, ये फॉर्मूला था, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ। लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखी है उसने, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। लेकिन इस फॉर्मूले में खासियत होती है कि लैम्डा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए, ऐसे। ये एंगुलर विड्थ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है और ये लीनियर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। हमसे एंगुलर विड्थ दे रखी है, तो नाउ गिवन क्या है हमें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमें दे रखा है थीटा 0.2 डिग्री, लेकिन डिग्री में दे रखा है और थीटा हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले में रेडियन में, तो 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं भाई, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होंगे बस। तो ये 0.2 डिग्री है, तो 1 डिग्री में इतने, तो फिर 0.2 डिग्री में कितने, तो 0.2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब ये यहाँ रखना है हमें डाटा, इसीलिए थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। अब लैम्डा रखा है नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं वो हमें याद होना चाहिए, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इसीलिए इसे लैम्डा को लिखेंगे 500 10 की पावर -9 मीटर। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो, 0.2 की थीटा की वैल्यू ये रही 0.2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बटे 180, और लैम्डा की वैल्यू है 500 10 की पावर -9, और डी हमसे पूछा है, डी ही हमसे कैलकुलेट करने की कह रहा है कि डी की वैल्यू कितनी है ना, स्लिट्स के बीच की सेपरेशन कितनी है ये। अब देखो इस जीरो को उठाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 900 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो ये आएगा डी मल्टीप्लाइड बाई पाई, और इसका मल्टीप्लाई कर दें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, और 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, तो 10 की पावर 4, और -9 और है तो ये -9, तो d इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई पाई को नीचे लेके आएंगे डिवाइड में, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। इस पाई को इसके नीचे ले आओ, ऐसे लिख सकते हैं d इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई -5 डिवाइडेड बाई पाई, है ना। तो इस पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14 और 10 की पावर -5। इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ, है ना, तो 2 जीरो हो जाएंगी यहाँ, ऐसे, है ना। अब एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं हम 450 और 314। ये एक जीरो दिख रही है ना, ये एक वाली, इसको मैं इसमें ऐड कर दिया है,
तो 10 की पावर -4 हो जाएगा ये, है ना भाई। एक पावर ये है कि 10, इसे ले लो, ऐसे ले लो 450 मल्टीप्लाइड बाई 10, और 10 की जो एक पावर है वो उसमें ऐड कर दी है तो -4 हो जाएगा। बस इसका इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड यहाँ कर देता हूँ। 314 का अगर हम 450 में डिवाइड करें तो देखो पहली बात तो 1 बच जाएगा। 314, 10 में से 4 गए तो 6, और 4 में से 1 गया तो 3, 36 बचेगा, और 4 में से 3 136 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। 4 बार 3 3 9 4 12, 4 बार चला जाएगा। अगर 4 बार जाएगा तो कितनी 16 हो गया, और 4 1 4 1 5 हो गया, और 4 3 12 इतना हो गया। घटाएंगे तो ये 6 में 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ 0 और यहाँ 1, 104 बचेगा। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, अब 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, इतना ही डिजिट तक कर लो। तो इसे सॉल्व करने पर 1.43 और 10 की पावर -4 ये मीटर में आया। चाहो तो इसे मिलीमीटर में लिखना चाहते हो तो इसमें इस पॉइंट को एक इधर और सरका दो, तो D = 0.143 लिखोगे, या तो यही छोड़ दो आंसर। पॉइंट इधर सरकाओगे, एक इधर सरकाओगे तो एक पावर और जुड़ जाएगी, है ना भाई। एक पॉइंट इधर सरका रहे हो तो एक पावर एडी तो होगी, तो 10 की पावर हो जाएगी -3 मीटर। और इसको लिख सकते हैं हम मिलीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, तो -3 मीटर में इतने मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिख सकते हैं D की वैल्यू 0.143 मिलीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। या तो ये भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट लिख के जरूर लाना, मीटर। A light beam converges at point O. In the path of this beam, a concave lens of focal length 15 cm is placed at a distance of 10 cm before point O. The beam now converges at a point O dash. Find the magnitude and the direction of shift O dash. ठीक, सॉल्यूशन देखो, एक हमारे पास लाइट बीम है, कन्वर्ज हो रही है एट पॉइंट ओ पर। तो देखो हमारे पास ये एक लाइट बीम है, ये ओ पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। देखो ये रही एक लाइट बीम है, इधर से आ रही है ये ऐसे, और पॉइंट ओ पे कन्वर्ज हो रही है। ये लेंस से रखने से पहले की स्थिति है, पोजीशन है। फिर कह रहा है इन द पाथ ऑफ दिस बीम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिफोर पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक कॉन्केव लेंस रख देना है। ये देखो एक कॉन्केव लेंस प्लेस कर दिया, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये वाला। और इससे कितनी दूरी पर है पॉइंट ओ से, ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया है, पहले ही रख दिया है ये। और इस लेंस की फोकल लेंथ हमें रखी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कॉन्केव है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इसलिए 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, ये कह सकते हो, कॉन्केव लेंस है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमसे कि जो पॉइंट है, कन्वर्जिंग पॉइंट है, वो किधर शिफ्ट होगा। तो उसे शिफ्ट करने के बाद में देखेंगे। पहले बताओ ऑब्जेक्ट किससे पहचानते हैं हम? ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे से पहचानते हैं। तो देखो यहाँ ये इंसिडेंट रे है, और ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट है, सीधी बढ़ाई, अभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करिए। तो जानते हो इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं, उस पॉइंट को तो हम रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मीट करती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, प्रतीत होती हैं, लग रही होती हैं कि इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन करती नहीं है, उस पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप मेरे को बताइए, ये इंसिडेंट रे है क्या नहीं? हाँ सर, इंसिडेंट रे हैं। तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो इंटरसेक्ट तो किसी पॉइंट पर नहीं कर रही सर, ओ पर कर तो रही हैं, नहीं कर नहीं रही, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही, क्योंकि लेंस जैसे रख दोगे आप
तो ये लाइट को सीधे थोड़ी जाने देगा, ये लाइट को बेंड करेगा भाई, और वो बेंड कर देगा, वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो इस जगह पर रेज इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं एक्चुअल में, रियलिटी में। तो इस पॉइंट पर लग रही हैं ऐसी हैं कि अगर लेंस नहीं होता तो इस पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट कर जाती है ना। तो इसीलिए ये आपका इस लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, ये ध्यान रखें। अब क्या है, खत्म। अगर इंसिडेंट रे, ये ऑप्टिकल सेंटर है सी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, और सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, सी से। सी से स्टार्ट करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेते हैं। और इंसिडेंट रे के, ये इंसिडेंट रे है, और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं वो नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, ठीक है। इसीलिए बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, तो ये यू है आपका ये, और यू की वैल्यू हो गई आपकी प्लस के 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमें रखी है माइनस के 15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिए समझ में आया, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है या कॉनकेव लेंस है। और पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, ये डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होती है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से होती है। तो फॉर्मूला लगा दें, लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको विदाउट साइन लिखते हैं, वो निकल के आता है। और जो वैल्यू नॉन वैल्यूज होती हैं उनको विद साइन लिखते हैं हमेशा, है ना। अच्छा, वैल्यू पुट कर दो। अभी डायग्राम फिगर मत कंप्लीट करना, फिगर तब कंप्लीट करते हैं जब v की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। तो 1/f माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/v, और u की वैल्यू 10। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/15, इसको धर ले जाओ, प्लस के 1/10, यहाँ से 30 एलसीएम ले लो, तो माइनस के 2 और प्लस के 3, तो प्लस का बचेगा 1/30, ये 1/v। तो v की वैल्यू निकालेंगे, उल्टा कर लो दोनों को, तो प्लस के 30 सेंटीमीटर आया। ये कहाँ से है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से है ये। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जो बन रही है प्लस के 30 आ रही, तो इधर ही बन रही है। जब इधर बनती है, जब v पॉजिटिव हो ना, v पॉजिटिव हो लेंस वाले केस में, तो उस वाले लेंस में पॉजिटिव हो तो वो रियल इमेज होती हैं, क्योंकि इधर की तरफ है, ठीक है। तो अच्छा, तो सुने भैया कि यहाँ से ये देखो लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसका बेस ऊपर है, तो ये लाइट को ऊपर की तरफ बेंड करेगा, तो यहाँ से ये लाइट को ऐसे भेज देगा, ऐसे। लाइट सीधे ना चल के ये वाली जो रेज है वो ऐसे जाएगी, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ये इसका बेस नीचे की तरफ है, ये लाइट को नीचे की तरफ बेंड करेगा, फैलाता है ना ये लाइट को, तो फैला दिया इसने। पहले ही लाइट ऐसे इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही थी, फिर उसने हल्का सा ऐसा डाइवर्ज किया है, और आगे वाले पॉइंट पर उसने उसको फैला दिया है, ओ डैश पे जाके मीट कर रही हैं। और ये इस ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जाके मीट कर रही हैं। तो देखो आपका पॉइंट ओ जो कन्वर्जिंग पॉइंट था, पहले ओ था, अब कन्वर्जिंग पॉइंट ओ डैश है, अब ओ डैश पे जाके कन्वर्ज हो रही है। तो ये पूछ रहा है कितना शिफ्ट हुआ कन्वर्जिंग पॉइंट। द बीम नाउ कन्वर्ज एट पॉइंट ओ डैश, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ओ डैश। हैंस, अभी ये आंसर मत लिख देना, यही में छोड़ देना। हैंस क्या लिखेंगे, शिफ्ट इन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस था ओ पे था पहले, अब ओ डैश पे पहुंच गया है, तो कितना शिफ्ट हुआ है ओ डैश। तो उसे कैसे निकाले, हमें ये इतना शिफ्ट हुआ है, यहां से यहां आ गया है, तो ये आपकी शिफ्ट है। और ये निकालनी है, तो ये 30 सेंटीमीटर है, ये 10 है, तो 30 माइनस के 10 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। किधर शिफ्ट हुआ है ये भी पूछा है, डायरेक्शन। तो अवे फ्रॉम लेंस से शिफ्ट हुआ है, ये कह सकते हो, अवे फ्रॉम लेंस या राइट में शिफ्ट हुआ है भाई, ऐसे शिफ्ट हुआ है। डायरेक्शन दिखा दिया हमने, डायग्राम में दिखा दिए, थोड़ी सी लिख भी दिए। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 450 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई इंसिडेंट रेडिएशन 250 नैनोमीटर। सोल्यूशन, पहले डायग्राम बना के डाटा लिख लेते हैं। कोई मान लो हमारे पास ये कोई मेटल है, ये कोई हमारे पास मेटल है,
और इस मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें रखी है 450 नैनोमीटर, और जो इस पर लाइट डाल रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन की वो 250 नैनोमीटर है। ठीक है, अब देखो यहां इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। जानते हो जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो लाइट सुटेबल होती है, जो रेडिएशन सुटेबल होता है, या तो हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए या लो वेवलेंथ का होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ये वाली बात समझ में आई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब इस मेटल का एक तो वर्क फंक्शन पूछा है हमसे, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है। दो चीज़ें पूछी हैं। तो सबसे पहले हम मेटल का वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल यहां लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, ये, और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और एच यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट है, और यू न्यू नॉट जो होता है वो सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है। ऐसे तो ले सकते हैं एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये अब देखो इससे अगर वैल्यू पुट करें हम, एच की वैल्यू 6.63 10 की पावर -34 जो पेपर में जो होता है उसके पहले पेज पे दे रखी होती है, और सी की वैल्यू 3 × 10⁸, और लैम्डा नॉट की वैल्यू फिर मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट करें, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला भी होता है, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो जूल में ही आएगा, लेकिन इसका एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, तो 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, ये नैनोमीटर में, तो ये जो फाई आता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है। इसका ये शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है, लेकिन अगर ऐसे आप एक और जीरो लगाते तो फिर लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉन्ग में होता। 1240 लिखते तो लैम्डा को लिखते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में और फाई आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन अगर आप 1240 लिख रहे हो और लैम्डा नॉट लिख रहे हो नैनोमीटर में तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है, यूज कर सकते हैं, वैलिड है बिल्कुल। बस वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ से फटाफट 1240 और लैम्डा नॉट नैनोमीटर में रख दो, ये रहा 450 नैनोमीटर, ये कट गया, लेकिन ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। जबकि यहाँ जब वैल्यू पुट करते हैं आप तो सब ऐसा सिस्टम में वैल्यू पुट करते हैं, यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वो जूल × सेकंड में होता है, ये मीटर पर सेकंड में होता है, ये मीटर में पुट करते हैं तो वर्क फंक्शन जूल में आता, फिर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं आप, है ना। तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती, उससे शॉर्टेस्ट तरीका ये है, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला ये होता है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, आप कर लीजिए। तो 45 का डिवाइड कर लें बस केवल 124 में, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर डिवाइड करें 45 का 124 में तो 3 बार करेंगे तो 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा भाई, पर 2 बार करेंगे तो चलेगा, तो 90 हो गया। और हटाएं तो 4 तो ये हो गया, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर एक जीरो बढ़ा लें। अब कितनी बार जाएगा देखो, 7 चौक 28, 8 चौक 32, तो ये 7 बार चला जाएगा। 35 कैरी आई 3 और 7 चौक 28, 29, 30, 31, 31 सही है। तो यह कितना बचेगा 5 और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, तो 250 बचेगा। फिर एक जीरो बढ़ा लें तो ये अब जाएगा 5 बार, 5 चौक 20 सही है, 5 बार चला जाएगा 25 की 5 और 5 चौक 20 और 20 और 2 22, 250। तो फिर यहाँ से 25 ही बचेगा, फिर 5 बार चला जाएगा 225। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आया 5 = 2.7, राउंड अप कर लो इसको, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ले सकते हो आप इसका। तो एक तो आंसर यही हो गया, वर्क फंक्शन निकला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितनी फास्ट निकला है देखो, है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ी हमने, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की होती है एच न्यू, इस पूरे को बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। ये तो यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट है, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, पर पूरे को बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस के वर्क फंक्शन।
चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू की वैल्यू लिख सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी अपॉन लैम्डा और माइनस वाई फाई नॉट होता है, एच न्यू नॉट अभी लिखा था, इसे एस सी वाई लैम्डा नॉट लिख सकते हो, एस सी वाई लैम्डा नॉट ऐसे। और चाहो तो सीधा सीधा लिख दो इसे ई और इसे फाई ऐसे। ई क्या चीज़ है, एस सी वाई लैम्डा मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन है। तो देखो ये जो फोटोन होता है, ये जो लाइट रेडिएशन डालते हैं उसमें फोटोन्स होते हैं, तो उसमें एनर्जी ऑफ फोटोन होती है हमारी एच न्यू या फिर एस सी वाई लैम्डा। तो क्यों ना फिर यहाँ पे ही हम पहले इसी को निकाल लें, एनर्जी ऑफ फोटोन लिख के ये सॉल्व करके दिखाना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ई बोल रहे हैं, और इसे लिख सकते हैं एस सी वाई लैम्डा ऐसे, है ना। तो एस सी वाई लैम्डा का भी तो शॉर्टकट, एस सी वाई लैम्डा का तो शॉर्टकट था ये, तो इसका भी शॉर्टकट यही होगा 1240 और लैम्डा नैनोमीटर में, और ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1240 और लैम्डा नॉट, लैम्डा रखा है 250 नैनोमीटर, ये इससे ये कट गया। बस 25 का डिवाइड करना है, तो 25 का डिवाइड अगर हम 124 में करें, तो देखो अगर ये 125 होता तो 5 के करीब आता, तो 5 से थोड़ा सा छोटा आएगा, कर लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा भाई। 25 चौका 100 होते हैं, 24 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो उड़ा लेंगे। और 25 अट्टे 200 होते हैं, और 25 नम्मा चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 200 225 हो गए, और 225 में से घटाएंगे तो ये 15 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिग्गा 6 बार जाएगा भाई, 150। तो ये चला गया आपका 6 बार, तो 4.96 है ना। तो इसीलिए इसकी एनर्जी ये सॉल्व करके आया 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई, ये आया है ना। तो 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो ई की वैल्यू आ गई 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई की वैल्यू कितनी है, 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है कि मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोनों वैल्यू पुट करी हमने, इसमें से इसे घटाए हैं, तो 4.96 में से 2.76, 6 में से 6 गया तो 0, 9 में से 7 गया तो 2.2, दैट मीन्स 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल आए भाई। तो आपको पेपर में ये वाला करना है और ये भी दिखाना है ना। 2 वायर ऑफ सेम मटेरियल, इंपॉर्टेंट है, सेम मटेरियल एंड द सेम रेडियस हैव देयर लेंथ इन द रेशियो 2:3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड है टू अ बैटरी विच सप्लाई अ करंट 15 एम्पियर, फाइंड द करंट थ्रू द वायर। ठीक है, सोल्यूशन देखो, हमारे पास 2 वायर ले लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा पहले। एक वायर ये है और एक वायर ये है, दोनों की रेडियस सेम है लेकिन लेंथ अलग है। तो रेडियस सेम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होंगे। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ए इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी रेडियस अगर आर मानेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर सेम हो गया पाई आर स्क्वायर। और इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं, और इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है L1 अपॉन L2, ये 2:3 है, ये हमें गिवन है। अच्छा, और मटेरियल सेम है दोनों वायर के, तो जानते हो मटेरियल सेम है तो इसकी रेजिस्टिविटी और इसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और रेजिस्टिविटी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इसीलिए रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और मटेरियल यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है सेम मटेरियल है, इसलिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। अब इन दोनों को एक वायर के थ्रू एक बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे, और ये बैटरी जो है इसमें जो करंट सप्लाई कर रही है ये I इक्वल टू 15 एम्पियर कर रही है ना। अब यहाँ से करंट I यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हुई, इसमें मान लो चली गई I1 और इसमें चली गई I2। हमसे ये I1 I2 की ही वैल्यू पूछिए कि कितनी करंट जाएगी, ठीक है नहीं ये। तो ये तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेट कर लेते हैं R1 है, इसे वायर A कह देते हैं, और इस वायर का रेजिस्टेंस B वायर कह देते हैं, इस वायर का रेजिस्टेंस R2 कह लेते हैं। तो सबसे पहले हम R1 R2 लिख लेते हैं। तो इस वायर का रेजिस्टेंस लिखें R1, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसी का रेजिस्टिविटी लिखें, लेंथ लिखें, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होता है तो A, और ऐसे ही इस R2 की वैल्यू लिखें तो रो
L2 अपॉन ए। अब दोनों का अगर चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो, यहाँ से R1 अपॉन R2 निकाल लो, तो रो L1 अपॉन ए, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा, L2 अपॉन ए, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से L1 अपॉन L2 आ गया, जो कि हमें दे रखा है 2/3। तो R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो आ गया 2:3, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये वायर और ये वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्वेश्चन में गिवन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। सिंस यहाँ पे बोथ वायर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सो देयरफॉर, या सो लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ वायर आर रिमेन सेम, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया, इसका V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, I इंटू आर, V बराबर IR होता है। तो हम इसका यूज कर लें तो लिख सकते हैं I1 इंटू R1, इस वायर का करंट I1 और रेजिस्टेंस है R1, और इस वायर का करंट है I2, रेजिस्टेंस है R2, तो I2 R2। लेकिन आपको नहीं लगता यहाँ से I दो पार्ट में जब डिवाइड हुआ होगा तो I की जो वैल्यू होगी वो I1 प्लस I2 होगी, तो अब यहाँ से I2 की वैल्यू लिख सकते हो I माइनस I1। भाई I यहाँ से ये जो I आ रहा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 होगी, तो यहाँ से आप I2 निकालोगे तो I माइनस I1, बस हो गया। यहाँ से आप इसको इधर ले आओ तो I2 अपॉन I1, और इसको इधर ले आओ तो R1 अपॉन R2। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 2/3, और I2 की वैल्यू भी हमने पता कर ली है, कितनी है, I माइनस I1, और नीचे I1 है ये, इसकी वैल्यू हमें पता है 2/3। ऐसे वैल्यू पुट कर दो, ये 15 है, I1 निकालना है, अब एक ही अननोन है केवल I1, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा, और माइनस के 3I1, और ये हो जाएगा 2I1, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये 5I1 हो जाएगा बराबर 45, तो I1 की वैल्यू आई 9 एम्पियर, है ना। और I1 निकले आया तो इस इक्वेशन से I2 भी निकले आएगा, इसीलिए I2 कितना आया, I माइनस I1, तो I की वैल्यू तो 15 है और I1 की वैल्यू 9 है, तो ये 6 एम्पियर आ गया। तो इस वाले वायर में जिसका लंबाई हमने L1 मानी थी, इसमें I1 की वैल्यू कितनी निकल गई, 9 एम्पियर, और इसमें I 6 एम्पियर होना भी चाहिए। क्यों, देखो इसकी जिसकी लेंथ, देखो यहाँ 2:3 है ना, तो इसकी लेंथ छोटी है और इसकी लेंथ बड़ी है ना, तो इसका रेजिस्टेंस छोटा हुआ, इसका रेजिस्टेंस बड़ा हुआ, तो रेजिस्टेंस छोटा तो करंट ज़्यादा जाएगी, तो करंट ज़्यादा जा रही है 9 एम्पियर, और इसमें करंट कम जा रही है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इन द सर्किट 3 आइडियल सेल, आइडियल सेल का मतलब है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ऑफ EMF V और 2V आर कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, a capacitor of capacitance C and another resistor of resistance 2R as shown the figure. In the steady state, the potential difference between P and Q and potential difference across capacitor C. तो इस steady state का मतलब क्या होता है, in steady state no current flow through the capacitor. That means जब steady state obtain हो जाती है ना, that means capacitor fully charge हो जाता है, तो capacitor में करंट कंडक्ट नहीं करती है, पहली बात। अब सबसे पहले इसमें हमें करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करना चाहिए। देखो कैपेसिटर में करंट कंडक्ट नहीं करती तो ये सेल तो करंट ड्रॉ नहीं करेगा, अब ये वाला करेगा और ये भी कर सकता है, लेकिन अगर ये करंट ड्रॉ करेगा तो उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, और ये करेगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो एक ही सिंगल वायर में दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। इसीलिए ये ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है, ये कम वोल्टेज की बैटरी है, इसीलिए ये करंट ड्रॉ करेगी, तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और इसमें तो जाएगा ही नहीं क्योंकि कैपेसिटर में करंट कंडक्ट नहीं करता है, तो ये करंट ऐसे चलेगा, ऐसे। सबसे पहला पॉइंट। अब इस करंट की वैल्यू हमने लेट करी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो आप इस करंट की वैल्यू को निकाल लो। अब करंट की वैल्यू कैसे निकालें, किरचॉफ्स लॉ से निकाल लो। जैसे पी पॉइंट से शुरू करो और पी पॉइंट पर ही वापस आ जाओ, चाहे क्लॉकवाइज चल लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, इस लूप में लगा दो। जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ मैं MNKR, कुछ भी डाल दो, या RKL ऐसे, तो क्लोज लूप
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लॉकवाइज चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो क्लोज लूप पी एम एन क्यू के एल पी, इस वाले क्लोज लूप में चल रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे चलाया है, ठीक है नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। तो पी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करें उस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो वीपी। अब ऐसे चलो यहाँ पे पहुंचे, ये देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, दैट मीन्स लो पोटेंशियल, और ये हाई पोटेंशियल। तो जब हम यहाँ से यहाँ आए इस पॉइंट पर, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है घटा। तो देखो यहाँ से जब हम चल रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट से 2 वोल्ट ज़्यादा है। तो ये देखो ये तो पी पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पी पॉइंट से 2 वोल्ट ज़्यादा है, तो प्लस के 2 वी, वोल्ट नहीं है 2V है ये। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हो गया VP प्लस 2V, इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब चलो आगे चलो, अब ऐसे चलें तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो ये प्लस और ये माइनस। तो अब हम यहां से जब यहां आएंगे तो हाई से लो चल रहे हैं, तो पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस, क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चल रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट से कम होगा। कितना कम होगा? तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखें तो 2IR कम होगा। ये कैसे लिख दिया? V बराबर आई आर, वी कितना होता है I इंटू आर। तो करंट कितनी है इसमें I, और रजिस्टर कितना है 2R, तो I इंटू 2R, तो ऐसे लिख दिया। अब ये जो पूरा आ गया यहां से यहां तक, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है ना। चलें आगे बढ़े, फिर यहां से हम ऐसे चले यहां आ गए और यहां आए, तो यहां से जब हम यहां आएंगे तो देखो करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो ये करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो फिर पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल से कितना कम है, तो कितना कम है वो लिख लें। तो कितना कम हो गया? IR और कम हो गया, तो I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहां से जब हम यहां आए तो ये प्लस है और ये माइनस है, फिर पोटेंशियल घट रहा है। देखो हाई से लो चल रहे हैं, इसमें करंट की टर्न से चेक नहीं करते बैटरी में, है ना, टर्मिनल से चेक करते हैं। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए तो फिर पोटेंशियल घट गया। कितना घट गया? V, तो माइनस के V। हम वापस कहां पे आ गए? P पॉइंट पर। तो ये पूरा P पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा इक्वल टू P। अब यहीं आके रुक गए तो इक्वल टू VP लिख दें, तो VP से VP कट गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2V माइनस के 2IR माइनस के IR माइनस के V बराबर 0। कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसे लिखते हैं इसको इक्वल टू 0 लगा के, पर ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से I निकाल लो। देखो 2V में से V सबट्रैक्ट करेंगे तो V बचा, और ये 2IR और IR 3IR हो गया, माइनस के 3IR इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको इस साइड में ले जाएं तो 3IR प्लस का हो जाएगा इक्वल टू V। तो यहाँ से I निकालें तो V अपॉन 3R आएगा। लेकिन I की वैल्यू नहीं पूछी कि, लेकिन गिवन नहीं थी तो हमने निकाल ली। इससे क्या फ़ायदा होगा? अब हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। देखो P और Q के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो P से चलो और Q पर स्टॉप कर दो। तो या तो नीचे वाले पास से चलो ऐसे, या ऊपर वाले पास से। सर इस वाले पास से क्यों नहीं चल रही भाई? अगर इस वाले पास से चलोगे तो इस पर कितना चार्ज है वो पता ही नहीं है। ये फुली चार्ज हो गया, लेकिन इस पर चार्ज है कितना कुछ में गिवन ही नहीं है, इसीलिए इस पास से नहीं चल सकते आप। या तो नीचे वाले पास से चल के आओ या ऊपर वाले पास से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं ऊपर वाले पास से चल के चल रहा हूं, आप नीचे वाले पास से चल के देख सकते हो। तो पाथ PLKQ इस वाले पास से चल रहे हैं और P से चलना शुरू कर रहे हैं, तो VP लिख दिया, P पॉइंट का पोटेंशियल। अब चलें सर, डर यहां आ गई। यहां से जब यहां आएंगे तो देखो यहां से जब यहां आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लो से हाई चल रहे हैं। तो यहां पे आने पर इस पॉइंट का पोटेंशियल P वाले पॉइंट से पोटेंशियल से ज्यादा हुआ, कितना? V, तो प्लस का V, ये लिख दिया प्लस का V। ठीक है, अब यहां से जब यहां आएंगे तो लो से हाई चल रहे हैं, और लो से हाई चल रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा हो जाएगा? I इंटू आर। तो फिर लिख देंगे हम प्लस का I इंटू आर, और यहां आके स्टॉप हो जाओ। तो इस पॉइंट का एक ही बात है ये, तो इक्वल टू कितना? VQ। भाई इस यहां से यहां तक तो कुछ है ही नहीं है ना, कोई डिवाइस कोई एलिमेंट है कहां? तो ये और ये पॉइंट सेम है, तो VQ। अब बस वैल्यू पुट करनी है, तो V। अच्छा, एक बात तो पक्का है कि Q पॉइंट का पोटेंशियल P से ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ये हाई से जुड़ा हुआ है और ये लो से जुड़ा हुआ है।
चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर अपने आप समझ में आएगा। Vp प्लस V प्लस I की वैल्यू पुट करो, V/3R इंटू आर इक्वल टू VQ। R से R कट गया, है ना। अब यहां से इस Vp को इधर ले आओ, इस साइड में Vp को इधर लेके आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, VQ माइनस Vp इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं और इसको ऐसे रहने दें तो कितना है, V प्लस V/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे तो 3V प्लस V दैट मीन्स 4V/3। तो VQ माइनस VP, देखो ये, लेकिन अगर आपने क्या निकाला होता, VP माइनस VQ निकाला होता तो ये वैल्यू आ रही होती माइनस के 4V/3। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, जरा समझाता हूं। देखो ये प्लस आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है VP माइनस VQ की वैल्यू, अगले पेज पे बताता हूं, एक पेज ले लेता हूं, एक पेज खाली पेज नहीं है कोई तेरा। VQ माइनस VP की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स VQ इज ग्रेटर देन VP। भाई VQ माइनस VP अगर पॉजिटिव आ रहा है तो VQ बड़ा होगा या VP, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो Q पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा P पॉइंट से। अब जब Q पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट से ज्यादा है तो VP माइनस VQ करोगे, VP माइनस VQ करोगे, ज्यादा किसका पोटेंशियल है, Q का, तो नेगेटिव आएगा, उसमें कौन सा कंसेप्ट है ना। तो कोई बात नहीं, कैसे भी लिख लो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इस वाले पॉइंट को कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, तो ये VQ क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट Q, और VP क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया बिटवीन पॉइंट P एंड Q। कितना आया, 4V/3, 4V/3। एक आंसर ये हो गया बेटा आपका, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, एक फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पूछा हमसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C। देखो कैपेसिटर C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो यहां पे एक पॉइंट डाल लेते हैं, जैसे यहां डाल देता हूं मैं, क्या डालूं, A डाल देता हूं। A डाल रखा है कहीं, नहीं डाला, A डाल देता हूं ये। अब जानते हो अगर आप Q और A पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इस कैपेसिटर की एक प्लेट A से कनेक्टेड है डायरेक्ट, और C की दूसरी प्लेट, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट Q से कनेक्टेड है। तो A पॉइंट और Q पॉइंट के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही C कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पर हम यहां से यहां नहीं चल सकते क्योंकि इसका चार्ज नहीं पता हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले पास से चलना पड़ेगा ऐसे, या फिर नीचे वाले पास से, किसी से भी चल लो, आप करके देखना सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो नाउ सेकेंड पार्ट में हम कर रहे हैं, हम ऊपर वाले पास चल रहे हैं ऐसे, तो हम शुरुआत कर रहे हैं A पॉइंट से, तो VA और ऐसे चले ट्र, तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो हाई से लो चल रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल A पॉइंट के पोटेंशियल से कम होगा। कितना कम हो जाएगा, V तो कम हो रहा है, ठीक है। अब हम यहां से यहां आ रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल P पॉइंट से ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हो जाएगा, प्लस का V। लो से हाई चल रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां से यहां आ रहे हैं तो फिर लो से हाई चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो कितना हो गया, IR बढ़ गया। फिर वापस यहीं पर आ गए Q पॉइंट पर, तो बराबर Q पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ये, है ना। अब देखो V से तो VA कैंसिल हो गया, अब हमें निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो VQ माइनस VA इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू R। अब ये क्या है, ये VQ तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q है और VA पोटेंशियल एट पॉइंट A है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पूरा के पूरा। इस पूरे को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड A, I इंटू R। तो I की वैल्यू तुमने निकाल रखी थी कितनी, V/3R, तो V/3R यहां पुट कर दो, V/3R इंटू R, R से R कैंसिल हो गया, तो V/3 आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये Q और A पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो कैपेसिटर की ये वाली प्लेट डायरेक्ट Q से कनेक्टेड है और कैपेसिटर की ये वाली प्लेट A से कनेक्टेड है, इसीलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C भी है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर C कितना हुआ, V/3। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।